हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। तो मध्य प्रदेश में 4 बहुत बड़ी नदियां हैं जो है नर्मदा, चंबल, सोन व ताप्ती। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बड़ी बड़ी नदियाँ और छोटी छोटी नदियाँ जिनका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से ही होता है वो यहाँ से निकलती तो हैं, लेकिन वो अन्य राज्यों में किसी बड़ी नदी से जाकर मिल जाती हैं या तो फिर सीधे समुद्र से जाकर मिल जाती हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे केन, बेतवा, क्षिप्रा, तवा, पार्वती, सिंध, काली सिंध, खान नदी, सरस्वती, जामनी, माही, बैनगंगा, मान, वर्धा, कान्हन, पेंच, कुंवारी, ये कुछ अन्य नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं। तो आज हम इन्हीं नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियां प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं। अब ये इसलिए कहलाती हैं क्योंकि जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वह प्रायद्वीपीय भारत का एक हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत वो क्या कहलाता है जो कि 3 ओर से समुद्रों से घिरा होता है, ऐसे क्षेत्र को प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश भी एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाएंगी। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र। मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी का तंत्र एक आ जाता है इसमें, और एक होता है खंबात की खाड़ी का तंत्र मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र के अंतर्गत। बंगाल की खाड़ी का जो तंत्र है उसमें 3 नदियां हैं। गंगा नदी का तंत्र है एक महानदी का तंत्र है, एक गोदावरी नदी का तंत्र है। खंबात की खाड़ी में जो 3 नदियां हैं उनमें हैं जो कि खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती हैं, उनमें 3 नदियां हैं, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी। इन्हीं नदियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गंगा, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी जाकर मिलती हैं, और बंगाल की खाड़ी का जो तंत्र है उसमें गंगा नदी, महानदी और गोदावरी जाकर मिलती हैं। आगे बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी का जो तंत्र है उसमें नर्मदा नदी के बारे में हम बात करेंगे। तो नर्मदा नदी संस्कृत भाषा का शब्द है नर्मदा। इसका अर्थ होता है खुशी की दाता। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ियों की मैकॉल श्रेणी से 1051 फीट की ऊंचाई से निकलती है। तो ये आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पे डिनोट है, ये मैकाल श्रेणी है। यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से, और यहीं से नर्मदा नदी निकलती है और मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होते हुए मध्य प्रदेश से गुजरती है और जाती है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात जाती है, और गुजरात के बाद सीधे खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, यह भी हमने डिस्कस किया। नर्मदा नदी एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 15 जिलों से निकलती है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत सारे ज़िले इसी नदी के पानी पर आश्रित हैं, इसलिए इसे नर्मदा नदी को जीवन रेखा कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं नर्मदा नदी की कुल लंबाई जो है वो है 1312 किलोमीटर, जबकि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर ही है। तो ये याद रखने वाली बात है क्योंकि दोनों पूछता है। कुल लंबाई अगर पूछेगा तो 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर कुल लंबाई है, और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ये 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने योग्य। नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर का है। नर्मदा नदी के अन्य नाम भी हैं जो हैं रेवा, शंकरी, मैकलसुता, अमरकंठी व नामोदोस। ये कुछ नर्मदा नदी के अन्य नाम भी हैं। नर्मदा नदी का अपवाह प्रतिरूप वृक्षाप प्रणाली वाला होता है, मतलब नर्मदा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो एक वृक्ष के समान दिखाई देता है। अगर आप इसे मैप में देखेंगे ये इंडिकेट किया हुआ है, वृक्ष की भांति ये दिखाई देता है इसका अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी भारत के उत्तरी व दक्षिणी भाग को विभाजित करती है। भारत के, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, भारत के उत्तरी और दक्षिणी भाग को यहाँ से पे नर्मदा नदी विभाजित कर रही है।
इस नदी को पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा है नर्मदा नदी, और प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की जो गंगा है वो कौन सी है? बेतवा नदी। अभी हमने डिस्कस किया है। आगे बात करते हैं। नर्मदा नदी जो है ये कर्क रेखा से के समांतर बहती है। ये आप कर्क रेखा देख सकते हैं और इसी के समांतर, ये ऑलमोस्ट समांतर कह सकते हैं, नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी के किनारे ही प्राचीन मानव की खोपड़ी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, की खोज हुई है, जो कि हथनौरा ग्राम में है। मतलब नर्मदा नदी के जो क्षेत्र हैं वो वहाँ पर एक हथनौरा नामक ग्राम है, वहीं पर सबसे प्राचीन मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। आगे बात करते हैं। नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्मदा नदी, यहाँ से नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र यहाँ पे दिखाया गया है। इसकी कुल 41 सहायक नदियाँ हैं। दाएं तट की सहायक नदियाँ कुछ महत्वपूर्ण हैं, वो हैं हिरन, तिंदोनी, बारना, चंद्रकेश्वर, जामनेर, मान, ये कुछ बाएं हाथ से मिलती हैं, एवं हथनी। ये कुल 19 नदियां हैं जो कि नर्मदा नदी के दाएं तट से मिलती हैं आकर। ये नर्मदा नदी यहाँ से बह रही है, ये उसका दायां तट हो गया और ये उसका बायां तट हो गया। तो यहाँ से दाएं तट से कुल 19 नदियाँ मिलती हैं, और जो कुल 22 नदियाँ वो उसके बाएं तट से आकर मिलती हैं, बाएं तट पर आकर मिलती हैं। जैसे कुछ नदियाँ हैं इम्पॉर्टेंट, वो हैं बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा। तवा नदी इम्पॉर्टेंट है। और गंजाल, छोटी तवा, कुंदी, देव, गोई, ऐसे करके कुछ कुल 22 नदियां हैं जो कि नर्मदा नदी में बाएं हाथ से आकर मिलती हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मेघा पाटकर हैं। ये कुछ याद रखने योग्य पॉइंट हैं, याद रखिएगा। मेघा पाटकर जो हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हैं। आगे बात करते हैं। नर्मदा नदी के द्वारा बनाए गए कुछ जलप्रपात हैं, जो हैं कपिल धारा एवं दुग्ध धारा जलप्रपात। ये कहाँ है? अनूपपुर में। अनूपपुर से के बाद ये जाती है जबलपुर में, तो धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में मिल जाता है। सहस्त्रधारा जलप्रपात ये महेश्वर में मिलता है। मंदार जलप्रपात ये बड़वाह में, एवं दर्दी जलप्रपात खंडवा में मिलता है। ये कुछ नर्मदा नदी द्वारा बनाए गए जलप्रपात हैं। नर्मदा नदी अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर, देवास, बड़वानी, अलीराजपुर, इन ज़िलों से मैंने अभी डिस्कस किया था। ये टोटल 15 ज़िले हैं। इन्हीं ज़िलों से होकर ये गुजरती है, और ये नर्मदा नदी का पानी यही ज़िले यूज़ करते हैं। इस वजह से कहा जा सकता है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। नर्मदा नदी ओमकारेश्वर में मंदाता पहाड़ी के पास ओमकारेश्वर द्वीप का निर्माण करती है। आगे बात करते हैं। नर्मदा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? वो हैं अमरकंटक है, मंडला है, ओमकारेश्वर है, महेश्वर है, नेमावर है, बड़वाह है, जबलपुर है, होशंगाबाद है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नरसिंहपुर है, बड़वानी है और अलीराजपुर है। आगे बात करते हैं नर्मदा पर निर्मित प्रमुख बांध परियोजना। पहला है इंदिरा सागर बांध। ये कहाँ पर है? खंडवा में। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश का नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो वो है इंदिरा सागर बांध। महेश्वर जो कि खरगोन में है, बरगी जबलपुर में है, ओमकारेश्वर खंडवा में है। इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर बांध जो नर्मदा खंडवा में है, ये दोनों। सरदार सरोवर भड़ौच गुजरात में है। अगर बात की जाए नर्मदा नदी का पर बनाया गया सबसे बड़ा भारत का बांध कौन सा है, जो नर्मदा नदी पर बना है, वो है सरदार सरोवर। लेकिन अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बांध जो नर्मदा नदी पर बना है वो कौन सा है, तो वो इंदिरा सागर जो कि खंडवा में बना है। याद रखने योग्य बात। आगे बात करते हैं। दूसरी नदी है तवा नदी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की पचमढ़ी में स्थित महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? तवा नदी निकलती है। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तवा नदी है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी पुल
1322 मीटर का जो कि तवा नदी पर बनाया गया है। वो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा नदी सड़क पुल है। प्रमुख सहायक नदियां मालिनी और देवना है। तवा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? मालिनी एवं देवना। मैंने अभी आपको बताया जो तवा नदी है वो बाएं तट पर आकर मिलती है नर्मदा नदी से। आगे बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी जो है वो गंगा नदी तंत्र पर आती है। गंगा नदी का जो तंत्र है उसी की एक नदी है चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ है? वो चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है नर्मदा के बाद। चंबल नदी मध्य प्रदेश में सिगार चोटी के पास जाना पाव पहाड़ी महू जिला इंदौर के वाचू पॉइंट से निकलती है। चंबल नदी का अन्य नाम भी है जो कि है चरमावती, धर्मावती, कामधेनु, रतिदेव एवं कीर्ति। ये चंबल नदी के कुछ अन्य नाम हैं। आप ये देख सकते हैं ये इंदौर है, यहीं पे जाना पाव पहाड़ी है महू में, वहीं से चंबल नदी निकलती है और उसका पॉइंट का नाम क्या है? वाचू पॉइंट, जहाँ से एग्जैक्ट चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी का कुल लंबाई जो है 965 किलोमीटर है, 965 किलोमीटर है, जबकि मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। बात की जाए चंबल नदी का मध्य प्रदेश में कुल कैचमेंट क्षेत्र कितना है तो है 57,054 स्क्वायर किलोमीटर। चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। चंबल नदी के किनारे मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? महू है, रतलाम, श्योपुर और मुरैना। ये कुछ प्रमुख नगर हैं जो कि बिल्कुल चंबल नदी के किनारे बसे हुए हैं। आगे बात करते हैं इसकी चंबल नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हैं काली सिंध, पार्वती, बनास एवं शिप्रा। आप ये मैप में देख सकते हैं, ये इंदौर से निकल रही है, यहाँ पे शिप्रा आके चंबल नदी पे मिल रही है और यहाँ पे काली सिंध मिल रही है, यहाँ पे पार्वती भी जाकर चंबल से मिल रही है। जो बनास है, ये बनास जो नदी है वो मध्य प्रदेश में नहीं आती है, लेकिन ये चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। चंबल नदी इटावा उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और ये कौन सा तंत्र चंबल नदी वाला तंत्र किसके अंतर्गत आता है? गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आता है चंबल नदी। चंबल नदी जो है भैंस रोडगढ़ में 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात भी बनाती है। चंबल नदी मुरैना, श्योपुर और भिंड जिलों की चट्टानों को काटते हुए गहरे गड्ढों का निर्माण भी करती है। तो ये था थोड़ा सा चंबल नदी के बारे में। आगे बात करते हैं चंबल नदी की मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर 112 किलोमीटर की जो लंबाई है वो चंबल नदी की मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के बिठौली गांव में 5 नदियों का संगम है जो पंचनद कहलाता है। यमुना, चंबल, कुंवारी, सिंध, पाहुज नदी मिलकर पंचनद बनाती हैं। तो यहाँ पर हमने चंबल नदी को देखा, यहाँ पर उसका चंबल नदी का मैप बना है वो हमने देखा। और ये चंबल नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? वो है यमुना नदी की। चंबल की कुछ सहायक नदी हैं वो हमने देखा जो कि हैं क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास। ये कुछ चंबल नदी की सहायक नदी है। आगे बात करते हैं क्षिप्रा नदी के बारे में। क्षिप्रा नदी 195 किलोमीटर लंबी है। यह इंदौर के काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। ये आप देख सकते हैं, ये है क्षिप्रा नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये एक पहाड़ी है इंदौर के पास, काकरी बरडी, यहीं से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है और ये चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर से बहती हुई चंबल में मिल जाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है? कान इंदौर या खान नदी भी है, जिसे हम कान या खान कहते हैं, वो क्षिप्रा की प्रमुख सहायक नदी है। इसके अन्य नाम भी हैं पूर्ण, सलीला, पाप हारिणी, अवंती, सोमवती। ये किसके नाम है? क्षिप्रा नदी के। इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के तट पर ही स्थित है। आगे बात करते हैं खान नदी के बारे में। इसे कान भी कहते हैं। इंदौर के राला मंडल पहाड़ी से निकलती है ये। इसका प्राचीन नाम क्या है? छाता या ख्याता है। कान नदी इंदौर से 74 किलोमीटर बहते हुए क्षिप्रा से आकर मिल जाती है। आप ये मैप में देख सकते हैं, खान नदी के बारे में दिया हुआ है। खान नदी
और शिप्रा नदी का संगम को त्रिवेणी घाट कहते हैं। बात करते हैं सरस्वती नदी की। तो जो सरस्वती नदी है ये राऊ इंदौर की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। इंदौर शहर के मध्य खान नदी से मिल जाती है। कौन सी? सरस्वती नदी। अब हम ऐसे थोड़ा देख लेते हैं, जैसे ये शिप्रा नदी जा रही है तो यहाँ से खान नदी निकली और ये शिप्रा में एक पॉइंट पे आकर मिल गई, और जो यहाँ से ये राऊ से या सरस्वती निकलती है और ये जाकर खान नदी पे यहाँ पे मिल जाती है। अब ये आगे से खान नदी जा रही है और इधर से शिप्रा नदी जा रही है, ये एक पॉइंट पे ये जो मिलते हैं, यही पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाता है? त्रिवेणी घाट कहलाता है। इसी संगम को जहाँ पे ये दोनों नदियाँ आकर मिलती हैं, ये त्रिवेणी घाट कहलाता है। आगे बात करते हैं पार्वती नदी की। तो पार्वती नदी सीहोर ज़िले से निकलकर चंबल कोटा ज़िला लगता है, कोटा में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? पार्वती नदी। इस नदी को कालिदास ने मेघदूत में पार्वती को निर्विघ्न कहा है। पार्वती नदी को पारा नाम से भी जाना जाता है। तो ये था पार्वती नदी। ये आप लोकेशन देख सकते हैं, मैप में इंडिकेट है, ये है पार्वती नदी। ये जाकर चंबल नदी से मिल जाती है। आगे बात करते हैं अगली नदी की। तो काली सिंध नदी है। काली सिंध नदी ये आप लोकेट कर सकते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से काली सिंध जाती है और चंबल से मिल जाती है। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के देवास जिले में बागली नामक गांव के पास विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है। नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो 461 किलोमीटर एवं मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर। काली सिंध नदी देवास, शाजापुर, राजगढ़ से गुजरते हुए राजस्थान के झालवाड़ एवं कोटा जिलों से बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। यह चंबल की एक सहायक नदी है। कौन सी? काली सिंध, अभी हमने देखा। आगे बात करते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी एक ऐसी नदी है मध्य प्रदेश की जो डायरेक्ट जाके गंगा से मिलती है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। सोन नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से अभी हमने पीछे देखा नर्मदा नदी भी निकलती है। अब यहीं अमरकंटक से सोन नदी हम देख रहे हैं। सोन नदी भी अमरकंटक से निकल रही है। और एक नदी है जोहिला, ये भी अमरकंटक से निकलती है। तो ये टोटल 3 नदियाँ जो हैं अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर, जबकि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 509 किलोमीटर है। इसके अन्य नाम भी हैं सोन नदी के: स्वर्ण नदी, सोन पालिका, हिरण्यबाहु। इसको स्वर्ण नदी इसलिए कहते हैं या सोन नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इसकी जो मिट्टी है इसमें सोने के कण पाए जाते हैं, इस वजह से कहा जाता है इसको स्वर्ण नदी या सोन नदी। यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। सोन नदी का अपवाह क्षेत्र है 17,900 स्क्वायर किलोमीटर। आगे बात करते हैं सोन नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो देख लेते हैं। जोहिला नदी, गोपद, रिहद, उत्तरी कोयल, ये कुछ नदियां हैं जो हैं सोन नदी की सहायक नदियां हैं। सोन नदी पर बाणसागर परियोजना जो कि शहडोल में स्थित है वो निर्मित की गई है। सोन नदी पर दुर्लभ प्रजाति के कछुए भी पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं टोंस नदी की। अगली नदी है टोंस नदी। ये भी एक ऐसी नदी है टोंस नदी जो कि डायरेक्ट जाकर गंगा से मिल जाती है। मध्य प्रदेश की यही दोनों नदियां ऐसी हैं जो कि गंगा से डायरेक्ट मतलब गंगा पे ही जाकर मिलती हैं। बाकी नदियां या तो चंबल से मिलती हैं, फिर चंबल यमुना से, फिर यमुना गंगा से, ऐसा होता है। लेकिन ये 2 नदी जो सोन नदी है और टोंस नदी है ये डायरेक्ट गंगा से जाकर मिलती हैं। टोंस नदी की बात की जाए तो 320 किलोमीटर लंबी टोंस नदी सतना जिले के कैमूर श्रेणी में तमाश कुंड जलाशय से निकलकर रीवा पठार पर बहती है। इसके अन्य नाम जैसे तमसा या ताओन है। टोंस नदी के मुख्य सहायक नदी टोंस की मुख्य सहायक नदियां हैं बबई, बेलन, सोनकर, बेलाज, महान। ये कुछ टोंस की सहायक नदियां हैं। यह प्रयागराज के निकट सिरसा में गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये थी टोंस नदी। आगे बात करते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी अभी हमने देखा कि ये एमपी की गंगा कहलाती है प्रदूषण के मामले में। बेतवा नदी विंध्याचल श्रेणी में रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। बेतवा नदी की जो लंबाई है टोटल वो 480 किलोमीटर है। इसके जो अन्य नाम है वो बेत्रावती, ये इसके कुछ अन्य नाम हैं।
बेतवा की मुख्य सहायक नदियाँ बीना, धसान, जामनी, हलाली, ये कुछ अन्य सहायक नदियाँ हैं बेतवा की। बीना नदी सागर जिले की सीमा के पास भालकुंड जलप्रपात 38 मीटर जिसकी ऊंचाई है वो बनाती है। इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है, जो कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया। आगे बात करते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल विदिशा व सांची बेतवा नदी के तट पर ही स्थित है। यह नदी यमुना की सहायक नदी है। हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। कौन सी? बेतवा नदी। बेतवा नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। बेतवा नदी पर माता टीला बांध बनाया गया है। आगे बात करते हैं। भारत का पहला नदी जोड़ो प्रोजेक्ट बेतवा केन लिंक प्रोजेक्ट है। बेतवा नदी के किनारे कंचन घाट है। वीर सिंह बुंदेला की ऐतिहासिक 3 मंजिला छतरी भी यहीं पे बनी हुई है। कहाँ पे बनी है? बेतवा नदी के किनारे जो कंचन घाट है वहीं पर वीर सिंह बुंदेला की ऐतिहासिक 3 मंजिला छतरी बनी हुई है। आगे बात करते हैं सिंध नदी की। सिंध नदी 470 किलोमीटर लंबी यह नदी विदिशा में सिरोंज से निकलती है। सिंध की जो सहायक नदियां हैं वो है पाहुज, कुंवारी, माहुर एवं पार्वती। ये सिंध की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह नदी यमुना की सहायक नदी है। सिंध भी यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है। उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर और भिंड जिलों में से होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में मिल जाती है सिंध नदी। कुंवारी नदी की बात की जाए तो यह नदी शिवपुरी पठार से निकलती है। यह नदी चंबल के समानांतर बहते हुए भिंड जिले में सिंध से मिल जाती है। आगे बात करते हैं केन नदी की। केन नदी भी यमुना की एक सहायक नदियों में से एक है। केन नदी कटनी की भांडेर श्रेणी से निकलकर उत्तर प्रदेश के चिला गांव में यमुना में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, जिसमें मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई जो है 292 किलोमीटर है। अगर आप बात किया जाए कि नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जिसकी आप मध्य प्रदेश में कुल लंबाई याद कर लीजिए। बाकी जैसे अन्य नदियां हैं वो पूछा नहीं जाता, मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो पूछता नहीं है एग्ज़ाम में कि उसकी मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है। चांसेस ये होते हैं कि उसकी टोटल लंबाई कितनी है ये पूछा जाता है। लेकिन नर्मदा की दोनों याद किया जा सकता है, क्योंकि नर्मदा की मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है और टोटल कितनी लंबाई, ये दोनों पूछता है। अन्य नदियों की केवल टोटल लंबाई ही याद करने योग्य है। इसके अन्य नाम भी हैं। केन नदी के कुछ अन्य नाम हैं, वो हैं सुक्तिमती, कर्णवती और कैनास। केन नदी में पांडव जलप्रपात स्थित है। आगे बात करते हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी तंत्र जो है उसमें उसकी एक नदी है ताप्ती नदी, और यही एक ताप्ती नदी तंत्र बनाती है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई की पहाड़ियों में से होता है। ताप्ती नदी को महाभारत में सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, जबकि मध्य प्रदेश में लंबाई 322 किलोमीटर है। गुजरात में सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये भी जो ताप्ती नदी है ये मध्य प्रदेश से होकर महाराष्ट्र से होकर फिर गुजरात जाती है और फिर वहाँ से खंबात की खाड़ी में गिरती है। सेम यही नर्मदा नदी के साथ भी होता है। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से गुजरात जाती है, गुजरात से फिर वो खंबात की खाड़ी में गिरती है और एस्चुरी बनाती हैं। ताप्ती नदी भी एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो दो नदियां नर्मदा नदी और ताप्ती नदी किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आगे हम बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। तो ताप्ती नदी के तट पर मुल्ताई, बुरहानपुर और सूरत यह गुजरात में है जैसे ऐतिहासिक शहर स्थित हैं। इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, बाहुद, गिरना, बोरी, पंचरा और शिवा। ये कुछ ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना निर्मित है जिसे अपर एवं लोअर ताप्ती परियोजना कहा जाता है। आगे बात करते हैं माही नदी की। तो पहले बताऊंगा माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये विश्व की एक ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। माही नदी धार जिले के सरदारपुर कस्बे से निकलती है। रतलाम से राजस्थान बहते हुए गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में ये भी गिरती है। तो
माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये तीनों खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। इस नदी की कुल लंबाई 543 किलोमीटर है। यह नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, अभी हमने डिस्कस किया। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और मध्य प्रदेश की तीसरी नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और जो अन्य नदियां हैं या तो उत्तर की ओर बहती हैं या तो पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन ये 3 नदियां नर्मदा, ताप्ती और माही, ये तीनों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। आगे बात करते हैं बैनगंगा। अगली नदी है बैनगंगा। ये गोदावरी नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। बैनगंगा मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पारसवाड़ पठार से निकलती है। बैनगंगा और वर्धा के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये है बैनगंगा का लोकेशन और ये गोदावरी में जाकर मिलती है, उसकी एक सहायक नदियाँ हैं। और ये मुल्ताई से वर्धा नदी आकर बैनगंगा में मिल जाती है। और बोल रहा बैनगंगा और वर्धा के संगम, यहाँ पे ये जो संगम होता है बैनगंगा और ये वर्धा नदी है, ये बैनगंगा है, इनका जो संगम होता है ये क्या कहलाता है? प्राणहिता कहलाता है। वर्धा नदी बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। वर्धा नदी बैनगंगा की प्रमुख सहायक नदी है। बैनगंगा की सहायक नदी वर्धा नदी है। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने के बाद यह नदी महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है और ये जाकर गोदावरी से मिल जाती है। आगे बात करेंगे पेंच नदी। पेंच नदी जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो वहाँ से पेंच नदी निकलती है, इसी वजह से उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी पेंच है, क्योंकि वहाँ से पेंच नदी निकलती है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण पठार से निकलती है। पेंच नदी कान्हन नदी की सहायक नदी है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? पेंच नदी बांटती है। वहीं से ये निकलती है, इसी नदी के नाम पर उसका जो नाम पड़ा है पेंच पड़ा है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच नदी महाराष्ट्र के नागपुर जिले में कान्हन नदी से मिल जाती है। वर्धा नदी एवं वैनगंगा नदी मिलने के यह बाद दोनों नदियां प्राणहिता के नाम से आगे बढ़कर महाराष्ट्र के सिरोशा के करीब गोदावरी नदी में समा जाती हैं। तो आप ये मैप में देख सकते हैं, ये है वैनगंगा इधर से निकल रही है और ये पेंच नदी आकर यहाँ से वैनगंगा से मिल रही है। वर्धा भी अभी हमने देखा, वो भी आकर कहाँ से मिल रही है? वैनगंगा से मिल रही है। उसके बाद जब ये नदियाँ मिल जाती हैं वैनगंगा से, उसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो ये नदी क्या कहलाती है? प्राणहिता के नाम से ये जानी जाती है। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। मान नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है जो कि नर्मदा नदी की एक मुख्य सहायक नदी है। मध्य प्रदेश का मंदसौर शिवना नदी के तट पर स्थित है जो कि चंबल की सहायक नदी है। जो मध्य प्रदेश का जो मंदसौर है वो शिवना नदी के तट पर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। केन नदी का प्राचीन नाम क्या है? दीर्णावती है। बेतवा के अतिरिक्त बेतवा की सहायक जामनी नदी भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा एक बेतवा नदी बनाती है और एक जामनी नदी बनाती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा। फ्रेंड्स, ये था नदियों के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो ऐसे वीडियो और भी आते रहेंगे आपके पास। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। जय हिंद।